तो जब भी अ, जैसे मैंने आपको बताया, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है रिसर्च हाइपोथेसिस या शोध परिकल्पना। जैसे ही अगर हमें कोई रिसर्च करना है, कोई शोध हम करने के लिए जा रहे हैं, या किसी भी विषय में हो, ये एजुकेशन सब्जेक्ट में हो, या हिस्ट्री में हो, या ज्योग्राफी में हो, इकोनॉमिक्स में हो, सोशल साइंसेस की कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन अगर आप साइंस के भी टॉप सब्जेक्ट में भी करते हैं, तो वहां पे भी अगर हमें किसी रिसर्च में आगे बढ़ना है, अगर हमें उस पर काम करना है, और किसी डायरेक्शन में अपने किस हमारे जो सैंपल होंगे उनका नेचर क्या होगा, हमारे जो टूल्स होंगे वो किस तरह से होंगे, हमारे जो डेटा कलेक्शन करेंगे उसमें डेटा कलेक्शन का तरीका क्या होगा, और उस डेटा कलेक्शन में जो भी हमारे पास जो आंकड़े आएंगे वो किस नेचर के होंगे, और आगे चलकर हमें उसे कैसे टेस्ट करना है, या लास्टली हमें अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, ये सब में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा रिसर्च का हाइपोथेसिस क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट और एजुकेटेड गेस that a researcher makes about the expected outcomes of a research study। तो ये एक ऐसे ही कोई गेस कर लिए हम, इस तरह की बात नहीं है। कोई भी रिसर्च में किस तरह की फाइंडिंग्स हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज करके हम कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज आईसीटी इंटीग्रेटेड क्लासेस हम ले रहे हैं, तो हमारा एक सोच होगा, हमारे एक सोच होगा कि आईसीटी इंटीग्रेटेड अगर क्लास ले रहे हैं तो उससे हो सकता है कि मैथमेटिक्स में बच्चों का अचीवमेंट बढ़े, या साइंस में अगर ये क्लासेस ले रहे हैं कि एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस अगर हम कर रहे हैं, तो हो सकता है साइंस में, साइंस के प्रति बच्चों की रुचि बढ़े। तो ये हमारा एक लॉजिकल गेस है, एक एजुकेटेड गेस हम बनाते हैं। तो जैसे ही हम ये गेस बनाते हैं कि नहीं, हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करने से साइंस के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ेगी, तो हमारा हम आगे के स्टेप्स को ले पाएंगे, हम ये सोच पाएंगे कि हमारे रिसर्च में हमें आगे क्या करना है। कहने की बात यह है कि अगर हमारा ये टेंटेटिव गेस है कि रिसर्च में एक्टिविटी बेस्ड या गतिविधि आधारित अगर हम कक्षाएं लेते हैं, तो साइंस में बच्चों की रुचि बढ़ेगी। तो जैसे ही हमने ये एक हाइपोथेसिस बनाया, तो इस हाइपोथेसिस को देखते हुए हम आगे रिसर्च में स्टेप्स ले पाएंगे। कहने की मतलब ये है कि हम आगे ये सोच पाएंगे कि अरे, अगर हमें देखना है कि गतिविधि आधारित मेथड का बच्चों के रुचि पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं, तो हमें पहले गतिविधि बेस्ड मेथड से पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। तो ये मैं कहने की बात ये कह रहा हूँ कि जैसे ही हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो हाइपोथेसिस बनाने से हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन मिलता है, जो हमारे एक्सपेक्टेड रिसर्च आउटकम हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उसके बारे में हम जैसे इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, वो रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है, या हिंदी में अगर आप सोचे तो शोध परिकल्पना कहलाती है। कहने का मतलब हमारे एक परिकल्पना हम बनाते हैं, जो कि एक किसी व्हाट यू कैन से किसी लॉजिक पे आधारित है, किसी किसी एजुकेटेड गेस है, मतलब इसमें एक आपने कुछ सोचा है, समझा है, उसके बारे में स्टडी किया, लिटरेचर रिव्यू किया है, आप उस तरह की चीजों को पहले से देखे हैं कि इस तरह की चीजों पे आगे, जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आपने बहुत सारे स्टडीज पढ़े, आपने लिटरेचर देखा, और लिटरेचर में दिख रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड से बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से बच्चे क्या एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं। तो ये रिसर्च के जो बेसिक बैकग्राउंड है, इसको जब आप देख रहे हैं, तो आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, हम भी अगर ये स्टडी करना चाहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड से बच्चों का विज्ञान में कौशल रुचि बढ़ेगी कि नहीं, तो ये आपके लिटरेचर जो है आपको ये बता रहा है कि नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये आपका रिसर्च हाइपोथेसिस इस तरह से काम करता है, जब आप कोई एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं
जिससे कि आप रिसर्च के आउटकम के बारे में कुछ पहले से प्रिडिक्ट कर सकें, कुछ पहले से बता सकें। हाँ, ये बात है कि अब वो कितना सही होगा, कितना होल्ड करेगा रिसर्च के आउटकम तक जाके, उसके लिए आगे के स्टेप्स हैं जिसमें हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका टेस्टिंग करेंगे। तो ये लेकिन पहला है कि आपको हाइपोथेसिस बनाना होगा, एक टेंटेटिव प्रिजम्पटिव एक स्टेटमेंट हमें बनाना है जिससे हम आगे काम कर सकें। It is a critical element of the scientific method and serves as the foundation of designing and conducting experiments or investigation. तो ये एक critical step है, एक सोचा समझा स्टेप है जिसको हम सोच के आगे काम करते हैं। तो ये काफी हमारे लिए आवश्यक है और इसे रिसर्च में काफी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। ए वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस गाइड द रिसर्च प्रोसेस। जैसे मैंने बताया, एक अच्छे से अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया, मैं एग्जांपल सब कुछ लेकर बताऊंगा और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या होता है, प्रोसेस हमारे आगे के रिसर्च के प्रोसेस में हमें गाइडेंस मिलता है। हमें ये भी पता चलता है, हेल्पिंग रिसर्चर्स फोकस देयर एफर्ट्स एंड टेस्ट देयर आइडियाज एम्पिरिकल। हम ये भी, आपने आपने जो भी सोचा, आपने जो भी रिसर्च स्टडी किया, आपने एक्सपर्ट से बात की, जो भी आपको समझ में आया और आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया कि इस तरह की बातें हो सकती है, तो ये हाइपोथेसिस आपको वो एक व्हाट यू कैन से एक ऑप्शन देता है जिससे कि आप आंकड़ा कलेक्ट करें और इस हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट करें इंपेरिकली, मतलब डेटा बेस्ड, और फिर जान पाए कि आपने जो टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया है वो कितना सही है। हाइपोथेसिस कम, अब इसके इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स को हम आज डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इसके पहले हम अगर देखें कि हाइपोथेसिस का क्या क्या काम होता है, किस लिए हम इसे बनाते हैं, तो ये हम आगे देख सकते हैं। तो आप ये जैसे देख पा रहे हैं, गाइडिंग इंक्वायरी, तो हमारे रिसर्च को एक गाइडेंस ये देता है, ये बताता है कि आपको आगे क्या करना। अगर आपने ये सोचा है कि आप ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन के खाने से एक पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर उसका असर होता है और उस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं, तो आपको पता है कि आपने इस मेडिसिन के बारे में कुछ बात काम किया, सोचा है, तो आप उस बेसिक ड्रग के बारे में सोचेंगे और उस ड्रग को आप पेशेंट में इंड्यूस करके देखेंगे कि उसका क्या असर होता है। और इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड टेस्टेबल प्रिडिक्शन दैट रिसर्चर्स एम और आइदर सपोर्ट रिजेक्ट थ्रू एम्पिरिकल एविडेंस। तो हमने पहले ही आपको बताया कि आप जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो एक्सेप्ट हो, वैसे का वैसा ही आपका आउटकम भी आए, और इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट कि नहीं, वो हाइपोथेसिस जो है वो आपका फेल हो जाए और फिर आप क्या करें, उसके अल्टरनेटिव जो स्टेटमेंट है उसको आप एक्सेप्ट करें या आप रीफॉर्मुलेट करें हाइपोथेसिस को, आप दोबारा एक हाइपोथेसिस बनाएं और उस पर फिर काम। जनरेटिंग प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मैंने बताया ही आपको कि आप जैसे बता रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट में, और एक एग्जांपल देता हूँ, रीइंफोर्समेंट देने से बच्चों का क्लासरूम पार्टिसिपेशन बढ़ता है। इफ दिस इज आवर हाइपोथेसिस, और आपने ये प्रिडिक्शन को, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिडिक्शन वास्तव में सही है कि नहीं, तो इसके ऊपर हम फिर डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर आगे जाके देखने की कोशिश करेंगे कि ये वास्तविक रूप से ये सही हो रहा है कि नहीं। तो आपका प्रिडिक्शन को करने में भी ये हेल्प करता है। अब अगर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके क्या क्या नेचर होने चाहिए, तो इसका पहला नेचर है क्लियर एंड स्पेसिफिक। ये जो हाइपोथेसिस आप बनाएंगे वो एक क्लियर एंड स्पेसिफिक हो। जैसे कहने का मतलब है कि उसको पढ़ने से आप आसानी से समझ लें कि वास्तविक रूप से आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि बच्चों को रिइंफोर्समेंट देने से बच्चों के क्लासरूम पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इट इज क्लियर, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इसको अगर और अच्छा क्लियर कर दिया जाए, इसको इस तरह से बताया जाए कि बच्चों को वर्बल रिइंफोर्समेंट देने से बच्चों में क्लासरूम पार्टिसिपेशन, या आप बोला बोला जाए कि साइंस के क्लासरूम पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता है। तो ये और ज्यादा क्लियर हो गया कि हम साइंस के क्लासेस की बात कह रहे हैं, वर्बल रिइंफोर्समेंट की बात कह रहे हैं, मौखिक रूप से जो भी रिइंफोर्समेंट हम दे रहे हैं
उनको जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो उनके क्लासरूम पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। तो इस स्टेटमेंट को जब हम बनाते हैं तो ये एक क्लियर और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कैसे हुआ, मैंने बताया कि साइंस क्लास, अगर आप इसमें कक्षा को भी ऐड कर दें, यानी क्लास 7 के बच्चों के क्लासरूम पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी होगी, reinforcement के verbal reinforcement, due to verbal reinforcement the classroom participation of class 7 students will increase। अगर हम एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो ये स्पेसिफिक एंड क्लियर है, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। अब ये हमेशा ध्यान देने की बात है कि जब भी हम अगर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो ये हमारे आप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि मैं ऐसे ही लिख दूं कि मैथमेटिक्स में गर्ल्स के परफॉर्मेंस बॉयज से बेटर होगा, है ना। मैं ऐसे ही करके बना लेता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस मुझे कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स में, गणित में जो अचीवमेंट है वो अच्छा होगा। या आपने आपने अपने विद्यालय में बच्चों का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वहाँ हो सकता है लड़कियां काफी अच्छा कर रही हैं, आपको उनका रिजल्ट मिल रहा है, 1 साल मिला, 2 साल मिला, आपने कुछ रिजल्ट देखे और आपने एक ऐसा अनुमान लगा लिया, एक ऐसा हाइपोथेसिस बना दिया कि लड़कियों का अचीवमेंट गणित में लड़कों से बेहतर है। तो ये जो हम जो बना रहे हैं, ये जो हमारा जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को बनाने के लिए क्या हम कैपेबल हैं, या हमें हमें ये कॉन्फिडेंस या ये फ्रीडम मिला है कि हम एक पर्टिकुलर स्कूल के आंकड़ों को देख के हम ये बोल दें कि नहीं, गर्ल्स का मैथमेटिक्स में अचीवमेंट अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बता रहा है कि नहीं, आपका जो भी हाइपोथेसिस आप बनाए वो प्रीवियस नॉलेज का मतलब यहाँ पे है कि आप बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ें, पहले बहुत सारे रिसर्च को देखें, बहुत सारे रिसर्च में अगर आपको इस तरह की दिखती है कि नहीं, गर्ल्स का अचीवमेंट जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा है पिछले 5 साल के दौरान, एंड दी स्टडीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट स्टेट्स, बहुत तरह की बातें को आप ध्यान में देखते हो, बहुत सारा रिसर्च लिटरेचर देख रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च का आउटकम्स में इस तरह की बातें आ रही है, तो आप ये हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक वैलिड हाइपोथेसिस माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है, एज ए रिसर्चर आई फील दैट्स व्हाई आई विल मेक। नहीं, हम ऐसे ऐसा ऐसा हम लोग ऐसे रिसर्चर या इस कैपेसिटी के रिसर्चर नहीं है कि हमें जो लगता है हमें एक हाइपोथेसिस बना दे। हमें उसके लिए बेसिक बैकग्राउंड या लॉजिक देखना होगा, वी हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, साहित्यों का देखना होगा, पुराने स्रोत को देखना होगा, और उसके आधार पर ही हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल का मतलब ये है कि हम अगर ऐसा हाइपोथेसिस बना लें जिसका कोई टेस्ट करने का स्टैटिस्टिकल टेक्निक ही नहीं अवेलेबल है, जिसके बारे में हम कुछ सोच ही नहीं सकते कि उसका टेस्टिंग कैसे होगा। जैसे कि अगर आप कोई इथिकल इशू पे कर लें, कोई इथिकल इशू की वैल्यू सिस्टम ऑफ हिंदूज आर डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, तो ये ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस अगर हम बनाते हैं तो ये आपको सोचना होगा कि इसके ऊपर डेटा कहाँ से हम कलेक्ट करके लाएंगे, और कैसे हम ये जस्टिफाई करेंगे कि इनका वैल्यू सिस्टम उनसे बेहतर है और उनका वैल्यू सिस्टम इनसे खराब है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि हमारा जो भी हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं, क्या उसको हम टेस्ट कर पाएंगे, उसके लिए क्या हमारे पास टूल्स बना पाएंगे हम, क्या उसके लिए डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, उसके उसको क्या हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेके आ पाएंगे, और फिर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज कर पाएंगे। तो टेस्टेबल भी होना चाहिए। जो भी हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं उसको आप टेस्ट करें, उसको इंपेरिकली आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस से टेस्ट कर पाए। वो हमें इतना कैपेसिटी अगर है हमारे पास, तो ही आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और उस नेचर को उसको आगे जाके रिसर्च में इंड्यूस करके आगे रिसर्च का आउटकम तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये खास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके हाइपोथेसिस के। हाइपोथेसिस जो है वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए। दैट मीन्स आपको बहुत सारा लिटरेचर देखना होगा, लिटरेचर में जिस तरह की बातें कह रही जा रही है उसके आधार पे हमें हाइपोथेसिस बनाना है। दूसरा है कि आपका वो टेस्टेबल होना चाहिए, वो टेस्टेबल हो और क्लियर एंड स्पेसिफिक हो, आपको ऐसा क्लियर कट उसमें लिखा हुआ गया हो
जितना आपको पता चलता है, लेट मी कम अबाउट दिस वन आल्सो, जितना आपको पता चल रहा है आपको, बहुत बार हम आगे अभी देखेंगे, जैसे आपको दिख ही रहा है प्रेजेंटेशन में कि आगे नल हाइपोथेसिस की बात है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में आपका नल हाइपोथेसिस की बात यहाँ आ रही है। तो नल हाइपोथेसिस में आप देखते हैं कि इसमें जनरली ये कहा जाता है कि नहीं, हम कोई डायरेक्शन या कोई डिफरेंस नहीं बताएंगे। कहने की मतलब ये है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में बॉयज से बेटर है, ये कभी भी नल हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया कि बॉयज का परफॉर्मेंस जो है वो कम है और गर्ल्स का परफॉर्मेंस ज्यादा है। उसी तरह से अगर हम ये बात कर दें कि साइंस में अचीवमेंट जो है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाने से आपका साइंस में अचीवमेंट बेटर है देन दी न्यू मेथड। मैं एक नया मेथड से पढ़ा रहा हूँ और उस मेथड से हम ये एक स्टेटमेंट देंगे, हम ये एक स्टेटमेंट दे दें कि पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ज्यादा बेटर है, ये ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिटर्मिना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हम इस तरह के स्टेटमेंट को बना सकते हैं? ये हमारी सोच की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें ये सोचना है कि हमारा जो हाइपोथेसिस जो है वो प्रीवियस नॉलेज, बहुत बार ऐसा होता है, लेट मी कम टू दी पॉइंट, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम है लॉजिकली, हमें जितने भी लिटरेचर है अवेलेबल है उस लिटरेचर में हमें ये मालूम है कि दिस इज द पर्टिकुलर हाइपोथेसिस व्हिच कैन बी मेड, है ना। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि हम एक सेफ साइड में रहकर एक हाइपोथेसिस बना देते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं होगा या लड़कियां और लड़कों के मैथमेटिक्स एक जैसा होगा। तो इस समय हमारे अंदर ये जो हाइपोथेसिस बनाने का जो एक्चुअल इंटेंशन है, जिसमें बोला गया है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्लोज टू दी परफेक्शन, जो आपका जो एक्चुअल आउटकम है उससे कितना ज्यादा आप क्लोजली अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं, वो हमें कोशिश करना है। इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा, लेट मी फर्स्ट गो थ्रू नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तब मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप शायद ज्यादा बेटर से समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस के तीन नेचर होते हैं, ये क्लियर एंड स्पेसिफिक होते हैं, ये आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होंगे, ये टेस्टेबल होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में अगर हम जाते हैं, तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में हमारा पहला हाइपोथेसिस जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाइपोथेसिस डिफरेंट, आप डिफरेंट टाइप्स के हाइपोथेसिस देख सकते हैं डिफरेंट लिटरेचर में, डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट सोर्स में आपको डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस मिलेंगे। मैंने कुछ हाइपोथेसिस के टाइप को यहाँ डिस्कस किया है, और बहुत बार इसका किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है उसके ऊपर उसका नाम है। लेकिन इन समरी आपको दो तीन टाइप का ही हाइपोथेसिस इन जनरल होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है, वो फर्स्ट टाइप है नल हाइपोथेसिस। जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, नल हाइपोथेसिस जो होता है वो दी नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये कहने की मतलब ये है कि जब हमारे पास एक ऐसा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो एग्जांपल भी दिया गया है, जब हम हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में बॉयज से बेटर, फिर अगर हम ये बोलें कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे जो कि एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें दोनों के दोनों के इंग्लिश में परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल है। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि आप एक प्राइवेट स्कूल जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, और जो गवर्नमेंट स्कूल हो जिसमें कि खास करके बिहार के कंटेक्स्ट में मैं अगर बात करूं, तो जो भी हमारे बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो भी प्राइवेट स्कूल हैं पटना के, अगर नल हाइपोथेसिस की तरह से अगर हम सोचें, तो ये हम बताते हैं कि दोनों का जो
अचीवमेंट है इंग्लिश में वो बराबर है, देयर इज नो डिफरेंस, ये बता रहा है अनल हाइपोथेसिस। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स में, जैसा पहला एग्जांपल था, मैथमेटिक्स में लड़कियों का और लड़कों का अचीवमेंट जो है देयर इज नो डिफरेंस, या दोनों बराबर है। या मैं बोलूं कि अगर आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाते हैं तो इसका उनके बच्चों के साइंस के अचीवमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि नल हाइपोथेसिस में जाते हैं। कहने की मतलब ये है कि हमने ऐसा एक सोच बना के रखा है कि नहीं, अगर हमें रिसर्च करना है तो व्हाई शुड बी बिकम बायस, हम बायस क्यों हो जाएं, और क्यों हम बताने लगे कि नहीं हमारा मेथड जो है, मैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाऊंगा तो वो काम करेगा, या गर्ल्स जो है वो ज्यादा बेटर करेंगी, या अगर हम बोल दें कि नहीं इंग्लिश मीडियम बच्चों का जो इंग्लिश का अचीवमेंट है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको सोचते हुए हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इफेक्ट। तो इस तरह के फॉर्म में जब हाइपोथेसिस बनाया जाता है तो इसे नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। तो जब ये शून्य परिकल्पना, और इसको डिनोटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे एच जीरो करके किया गया है, जनरली इसको ऐसे करके लिखा जाता है एच और जीरो, यस, इसीलिए इसको मैं शून्य परिकल्पना भी बोल रहा हूँ। तो इस तरह से तो हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, इन ए क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग ए न्यू ड्रग द नल हाइपोथेसिस कुड बी द न्यू ड्रग हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर कंपेयर्ड टू ए प्लेसबो। कहने की बात यह है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नया ड्रग है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है पेशेंट के ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, इन प्लेस ऑफ ए प्लेसबो। प्लेसबो का मतलब है जब भी हम कोई एक ड्रग को लेके, कोई मेडिसिन को लेके रिसर्च करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में हमने वो मेडिसिन दे दिया और दूसरे ग्रुप में, क्योंकि हमें वो सारा चीज करना है जिससे उनको फील हो कि नहीं हम भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको एक ऐसे ही नॉर्मल कोई दूसरा मेडिसिन दे दिया गया। सपोज इट इज जस्ट ए सिंपल चॉकलेट इट मे बी। तो ये प्लेसबो जो है वो एक ट्रेडिशनल, जो कि पहले का, या उनको ये फील कराने के लिए नहीं उन्हें भी मेडिसिन दिया जा रहा है, तो यू कैन गिव ए चॉकलेट। और ये भी हो सकता है कि आप रेगुलर ब्लड प्रेशर का जो पहले से चल रहा है जो मेडिसिन है वो आप दे रहे हैं एक ग्रुप को, और एक ग्रुप को आप दे रहे हैं जो नया मेडिसिन जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं कि इफेक्ट होता है। नल हाइपोथेसिस के हिसाब से हम क्या स्टेटमेंट बनाते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर कंपेयर टू प्लेसबो। मतलब दूसरा जो भी मेथड है जिसमें कि हम कोई दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन ब्लड प्रेशर का जो पहले से चल रहा है उस ग्रुप में जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में नए मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस फॉर्म है। एक और यहाँ दिया गया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन, तो यहाँ पे भी दिया गया है एक नया कि there is no significant difference in the blood pressure between individual who exercise regularly and those who do not। तो ये मतलब जहां पे भी आप नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप, इस तरह की बातें लेके चलते हैं तो वो आपका नल फॉर्म में हाइपोथेसिस बनेगा, शून्य परिकल्पना के फॉर्म में। अल्टरनेटिव फॉर्म में क्या होगा, इसी का जस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म है जहां कि आप ये तय करते हैं कि नहीं जो इफेक्ट है दैट विल एग्जिस्ट, द रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट, है ना। जहाँ पे आप एक्चुअल, जो कि मैं पहले बात कर रहा था कि देयर विल बी इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑन साइंस अचीवमेंट, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन academic achievement and what you can say, that particular academic achievement and interest in that particular subject। तो इस तरह के जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीजों में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या डिसीजन बताते हैं कि नहीं रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा या आपका इफेक्ट होगा, तब ये होता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, द न्यू ड्रग इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर कंपेयर टू प्लेसबो। यहाँ क्या बोला गया कि नया मेडिसिन जो है उसका इफेक्ट होता है
प्लेसबो जो है, जो पहले से चल रहा है मेडिसिन, उसकी तुलना में ये मेडिसिन जो है ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और सिमिलरली दूसरा एग्जांपल भी आप देखिए कि पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली विल हैव सिग्निफिकेंटली लोअर ब्लड प्रेशर देन दोज हु डू नॉट। तो यहाँ पे हम दोनों में एक पर्टिकुलर डिसीजन दे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा सही है, नल हाइपोथेसिस बनाया जाए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया जाए। और दोनों का अपने अपने पक्ष। पहला अगर हम ये देख लें, पहला तो हमेशा से जान लीजिए कि पहला जो आपका नल हाइपोथेसिस है, वो बनाने अगर हम बना लेते हैं तो हमारे पास जो एक रिसर्च इथिक्स जो बोलता है, वो उसके हिसाब से लगता है कि हाँ, ये आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया पहले से, या कोई भी आपने डायरेक्शन नहीं दिया, तो आपने अच्छा किया, आप एक सिंपल डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अगर एग्जिस्ट करता होगा डिफरेंस या इफेक्ट होता होगा, तो आगे जो डेटा हम कलेक्ट किए हैं उससे हमें ये पता चल जाएगा कि नहीं, इफेक्ट तो होता है या डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है, और नल हाइपोथेसिस क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नल हाइपोथेसिस लेके ही चला जाए, क्या दिक्कत है, उसको ही करें। लेकिन कभी कभी हमें ये भी लगता है कि जहाँ पे हमारा रिसर्च प्रॉपर सपोर्ट में है, बहुत सारे रिसर्च एविडेंस है, सब जानते हैं, वी वेरी वेल नो दैट कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों का इंग्लिश का पढ़ाई का सिस्टम क्या है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का इंग्लिश की पढ़ाई का सिस्टम क्या है। और वहां पे हम अगर ये ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं, हाइपोथेसिस ऐसा बनाते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस in the performance of English in government school of Bihar and the private English medium schools of Bihar, तो कभी ना कभी ये स्टेटमेंट पढ़ के भी किसी को लगता है कि ये किस तरह का रिसर्चर है, जो कि जग जाहिर है, सब चीजें सब जानते हैं, उसके बाद भी इस तरह की हाइपोथेसिस बना रहे हैं। दैट मीन्स व्हेन वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, बहुत सारे रिसर्च लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारे रिसर्च एविडेंस अवेलेबल है, जिसमें ये पता चलता है कि नहीं, देयर इज सर्टेन डिफरेंसेस, तो हमें अल्टरनेटिव फॉर्म में हाइपोथेसिस बनाना चाहिए और उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर, हम नल हाइपोथेसिस बनाएं या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएं। The thing is that if the research literature supports the alternative hypothesis, you should go for alternative hypothesis. It is quite obvious. जब ये obvious है, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना literature available है, and you just want to see that if it is applicable in your case, हमारे आपके केस में ये क्या applicable है, ये अगर आप देखना चाहते हैं और आपका एविडेंस, एनफ एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिफरेंस को बता रहा है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बता रहा है, सेम देन यू शुड गो फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देयर इज नो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दिस आर द टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म बेसिक फॉर्म्स है जिनको की बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब रिसर्चर का ये मकसद होता है कि जब अब उसने नल हाइपोथेसिस बनाया या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया, तो वो क्या करेगा, उसके उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल के ऊपर डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो उसका उस पे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जैसा कि डेटा का नेचर होगा, जैसा कि वेरिएबल का नेचर होगा, उसके हिसाब से वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट, टी टेस्ट हो, एनोवा हो, काई स्क्वायर हो, जो भी टेस्ट उसमें लग रहा हो, उस टेस्ट को करेगा। और उसके बाद वो देखेगा कि वो हाइपोथेसिस होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है। इफ इट होल्ड्स, देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इफ इट इज नॉट होल्डिंग, देन आइदर यू रीफ्रेम इट, आप दोबारा उसको बनाइए, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो सही है, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस नहीं सक्सेसफुल होता है, ये दिख जाता है कि डिफरेंस है, देन यू कैन ऑलवेज से दैट कि नहीं, ये नल हाइपोथेसिस डज नॉट होल्ड, शून्य परिकल्पना को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और हमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको उस डायरेक्शन में हमें बढ़ना होगा। और देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ बॉयज एंड द स्कोर ऑफ गर्ल्स। और क्योंकि आपके पास वास्तविक आंकड़े हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप बेटर है, बॉयज आर बेटर और गर्ल्स आर बेटर। तो इस तरह से अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस इस तरह से काम। आगे चलते हुए अगर आप देखें तो आपके पास ये कुछ और टाइप हैं जो कि जनरली बुक्स में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं इसको आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर, ये भी तो एक हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है, दिस इज अ कोरिलेशनल हाइपोथेसिस भी पढ़ा है, कंपैरेटिव हाइपोथेसिस भी पढ़ा है। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट टाइप है नहीं, लेकिन क्योंकि बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए
मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस जैसा कि नाम से ही है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस का मतलब ही है कि वी आर ट्राइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का इफेक्ट अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहते हैं, देन इट इज एन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। जैसे यहाँ लिखा गया है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट विल लीड टू फास्टर प्लांट ग्रोथ। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस से आप जाएंगे, आप प्लांट को लेंगे, प्लांट को एक्सपोज करेंगे डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के साथ, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, एक पहला दिन दूसरा इंटेंसिटी रहा, दूसरे या अलग अलग प्लांट आपने रखा है, एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज का बहुत सारे प्लांट के स्पेसिमेन आपने रखा, और हर एक प्लांट को अलग अलग सनलाइट के इंटेंसिटी से एक्सपोज किया, है ना। और इसके बाद आपने देखा कि भाई क्या ये एक्चुअली सही है कि नहीं, जो हाइपोथेसिस आपने बनाया है कि हमने सनलाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो क्या प्लांट का ग्रोथ फास्टर हो गया, और ये कहाँ तक ट्रू है, कितना ऐसा है कि भाई हम इतना ज्यादा इंटेंसिटी कर दें कि पर वो प्लांट सरवाइव कर रहा है कि नहीं, वो भी देखना होगा। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। नाउ कोरिलेशनल हाइपोथेसिस, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हमारा कोई रिलेशनशिप स्टडी, दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप स्टडी करना है हमें, तो हमें कोरिलेशनल हाइपोथेसिस बनाना है। हाँ, ऑल्दो इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ नल हाइपोथेसिस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे मैंने जैसे आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में मैंने लिखा इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट विल लीड टू फास्टर प्लांट, ये अल्टरनेटिव फॉर्म में है। इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, ये नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में हो गया। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपका जो फॉर्म है वो नल और अल्टरनेटिव फॉर्म में लेके ही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल हैं, वो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेके बनाया गया है, या वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट लेकर के बनाया गया है। तो ये जितने भी हैं इसके आगे आगे भी और डिफरेंट टाइप देखेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नल और अल्टरनेटिव के फॉर्म में। कोरिलेशनल हाइपोथेसिस में बता रहा था, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन या मोर देन टू वेरिएबल्स हो सकता है, जैसे यहाँ दिया गया है, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट स्टडिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी अल्टरनेटिव फॉर्म में है, क्योंकि इसने बताया कि देयर इज द पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन स्टडीज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के परफॉर्मेंस और वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, अब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। कॉम्परेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकता है, जब आप किसी दो मेथड को, किसी दो ग्रुप को कंपेयर करके कोई हाइपोथेसिस फ्रेम किए हैं, तो वो कंपैरेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा गया है, ग्रुप ए विल शो ए हायर लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू ग्रुप बी, है ना। जब इस तरह की बात होगी, दो ग्रुप को लेके आपको कंपेयर करना है, टू गो एंड कलेक्ट डेटा ऑन, सपोज इसमें है जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रुप ए का कलेक्ट कीजिए, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रुप बी कलेक्ट कीजिए, एंड यू कंपेयर दोनों ग्रुप में किसका डिफरेंट है, या एक जैसा है, या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो इस तरह का केस में कॉम्परेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो काम करता है। या कोई दो मेथड हो सकता है, एक में आपने ग्रुप ए में आपने किसी एक मेथड से पढ़ाया, सपोज एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाया, दूसरे ग्रुप में आपने फ्लिप लर्निंग से पढ़ाया, या ब्लेंडेड लर्निंग का टाइप फ्लिप लर्निंग से पढ़ाया, और आपका हो सकता है किसी में आपने कोऑपरेटिव मेथड से पढ़ाया, और आप देखना चाहते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में दोनों में किसका बेटर है, या कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, या दोनों एक ही जैसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव हाइपोथेसिस का एग्जांपल होगा। देन अनदर इम्पोर्टेंट वन जो कि आपको लिटरेचर में मिल जाता है, बुक्स में आपको मिल जाएगा, दैट इज अबाउट वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या वन टेल हाइपोथेसिस। वन टेल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम, एक तो ये नल के फॉर्म में नहीं होगा, एंड इट विल से यू द स्पेसिफिक, अगर हम ये बताते हैं कि डिफरेंस होगा, लेकिन इसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताते हैं। जैसे अगर मैं ये बता दूं कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्टूडेंट्स
अटेंडेंस, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जब हम ये बात बताते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस और अचीवमेंट में रिलेशनशिप है, दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म में। लेकिन इसके साथ हम अगर ये भी बता दें कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर हम ये भी बता दें कि पॉजिटिव कोरिलेशनल है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और वन टेल्ड हाइपोथेसिस, है ना। तो दिस इज, यहाँ जैसे यहाँ दिया गया, इंक्रीजिंग द डेली इनटेक ऑफ विटामिन सी will result in decrease in number of colds experienced over a decrease। यहाँ लिखा गया है, ये भी लिख सकता था कि there is effect of vitamin C in the uh, number of colds experienced over a year। it is, खाली ये भी बता के छोड़ा जा सकता था, लेकिन हमने क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है इट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ कोल्ड एक्सपीरियंस एवर ईयर। अगर आप विटामिन सी के का लेते हैं, विटामिन सी को खाते हैं या उसका दवा लेते हैं, इसका उसका कैप्सूल यूज करते हैं या उससे रिलेटेड फूड इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, तो आपका जितने बार कोल्ड होता है, कोल्ड का एक्सपीरियंस जो होता है उसमें डिक्रीज होगा नंबर ऑफ डेज। तो डिक्रीज बताया गया, सिर्फ इफेक्ट बता के भी छोड़ा जा सकता है, इफेक्ट बताने से वो फिर डायरेक्शनल नहीं। और जो कि आपका दूसरा में दिख रहा है नॉन डायरेक्शनल, जो कि 7 नंबर में आपको दिख रहा है, 7 नंबर में आप देख सकते हैं इट इज ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें सिर्फ बताया गया रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बट ये नहीं बताता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जब इस तरह की बातें आएंगी तो ये क्या होगा, ये एक नॉन डायरेक्शनल है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि बॉयज और गर्ल्स के मैथमेटिक्स और स्कोर में डिफरेंस होगा। आई एम नॉट सेइंग कि किसका ज्यादा होगा किसका कम, बॉयज आर बेटर और गर्ल्स आर बेटर। जब बॉयज और गर्ल्स बेटर करके बताएंगे तो आपका वो क्या होगा, वो डायरेक्शनल है। लेकिन अगर हम इस तरह से बता देते हैं कि नहीं सिर्फ डिफरेंस होगा, तो ये नॉन डायरेक्शनल या टू टेल हाइपोथेसिस होगा। तो ये हमें समझना है, और ये एक वाइटल पॉइंट है जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह से डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस से अलग है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये दोनों ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के दो डिफरेंट फॉर्म हैं। एक में ज्यादा स्पेसिफिकेशन है, एक में कम स्पेसिफिकेशन, बट दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में तो हमने बता दिया कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन अल्टरनेटिव में हम बोलते हैं कि नहीं डिफरेंस होता है, आपका रिलेशनशिप भी है, ये सब बातें हम बताते हैं। अब इसी को अगर सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया जाए कि डिफरेंस होता है, रिलेशनशिप होता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाएगा, टोटल हाइपोथेसिस। और अगर हम ये बता के छोड़ दें कि नहीं ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका बॉयज के फेवर में है या वो डिफरेंस गर्ल्स के फेवर में है, या आप ये बोले कि आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपका ये डायरेक्शनल हो जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ही दो फॉर्म है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। इसके आगे जाते हुए हम देखते हैं कि एक और टाइप आपको दिख रहा है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। तो ये जैसा कि अगर आपका कोई एसोसिएटिव स्टडी है, दैट मींस इफ यू आर द स्टैटिस्टिक्स दैट यू आर गोइंग टू यूज, जो स्टैटिस्टिक्स आप आगे यूज करने वाले हैं वो अगर काई स्क्वायर को लेके चल रहा है, अगर काई स्क्वायर के मेथड से आप इसको करने वाले हैं, तो आपका एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। जैसे यहाँ बताया गया, देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टीवी एंड बॉडी मास इंडेक्स। पॉजिटिव एसोसिएशन, आप कितने घंटे टीवी देखते हैं और आपका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है। जैसे जैसे आपका बॉडी मास इंडेक्स, और ये आपको बता रहा है कि नहीं ये जो है ये एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एसोसिएशन है, इसका असर होता है आपके बॉडी मास इंडेक्स पे। देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया एंड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। ये भी है, आप सोशल मीडिया में कितना समय वेस्ट
व्यक्त करते हैं, और आपके अंदर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस कितना है, ये दोनों के बीच पे एसोसिएशन है। तो जब भी आप एक काई स्क्वायर वाला टेस्ट यूज करने वाले हैं, तो वहां पे हम एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसी तरह से कॉजल हाइपोथेसिस भी है। कॉजल हाइपोथेसिस जैसा कि अगर आपका कोई एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी है या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, वहां पे जिस तरह की हाइपोथेसिस बनती है, वो आपका कॉजल उस हाइपोथेसिस कहलाएगा। ये भी आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस के ही जैसा एक दूसरा टाइप है। मैं आपको आगे क्लास में बताने वाला हूँ कॉजल कंपैरेटिव हाइपोथेसिस रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इनके हाइपोथेसिस में भी है। तो आप देख सकते हैं, इंक्रीज शुगर कंजम्पशन लीड टू एन इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। आप ये सोचिए कि इंक्रीजिंग शुगर कंजम्पशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कॉजल कंपैरेटिव कॉजल हाइपोथेसिस ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इनटेक ऑफ शुगर जो है, ये आप किसी को आपके पार्टिसिपेंट को आप नहीं बोल सकते हैं कि आप इतना शुगर खाइए कि आपकी डायबिटीज हो जाए। इट इज एन इथिकल इशू, है ना। आप किसी पेशेंट को, आप किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं कि आप रोज 1 किलो शुगर खा लीजिए, आधा किलो शुगर खा लीजिए, या खूब मिठाई खा लीजिए, और हम आपके ऊपर स्टडी करके देखेंगे कि आपको डायबिटीज हो रहा है टाइप 1 टाइप 2। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का ये एक लक्षण है कि आप इसमें जो इफेक्ट होता है, जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मैनिपुलेशन रिसर्चर के हाथ में नहीं होता है, जिसके कारण उसे डायबिटीज हो रही है शुगर खाने से, चीनी लेने से, चीनी खाने से, वो रिसर्चर के बस से बाहर है। ऑलरेडी आप उसका पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए कि वो कितना शुगर खाता था, उसके हिसाब से आप अपना रिसर्च की फाइंडिंग लेके आए कि आपका आपका डायबिटीज टाइप 2 होने का रीजन ये शुगर इंटेक है। तो इसलिए ये कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का एक हाइपोथेसिस है, और यहाँ पे भी हम इस तरह से बना सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का हाइपोथेसिस है, इसको कॉजल हाइपोथेसिस भी बोला जा सकता है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च, अगर आपका कोरिलेशनल स्टडी है तो आपका कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है, अगर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है आपका एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है, अगर आपका एसोसिएटिव स्टडी है तो आपका एसोसिएटिव हाइपोथेसिस है, आपका अगर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च है आपका कॉजल हाइपोथेसिस है। अगेन अगर आप रिसर्च में आगे बढ़ते हैं तो रिसर्च में और एक टाइप, जो कि मैंने देखा कि बहुत सारे बुक्स में दिया गया है और बच्चे भी पूछते रहते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ये भी एक लिटरेचर में मिलता है। सिंपल हाइपोथेसिस मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं, जिस हाइपोथेसिस में एक या दो वेरिएबल सिर्फ इन्वॉल्व हो, तो और उसमें एक सिंपल रिलेशनशिप या सिंपल डिफरेंस की बात कही गई हो, तो वो आपका एक सिंपल हाइपोथेसिस। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का मतलब है जहां मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में बात कहा जा रहा है, मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप या इफेक्ट के बारे में बात कहा जा रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल में, सिंपल हाइपोथेसिस में द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड अफेक्ट्स इट रेट ऑफ इवापोरेशन। आप देखिए सिंपल एग्जांपल, टेम्परेचर जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। सिंपल दो वेरिएबल के बीच में आपका एक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया, इफेक्ट एंड कॉज के रिलेशनशिप को बताया गया। और एक एग्जांपल दिया, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल कॉज इट टू बॉयल फास्टर। सिंपल है, इंक्रीज टेम्परेचर और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, जब जितने देर में वो बॉयल होता है, वो टाइम ड्यूरेशन टू बॉयल फॉर बॉइलिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स सोर्स जो जिससे वो आप उसको हीट कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल दो वेरिएबल के बीच का बात है। बट व्हेन यू गो फॉर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और उनके रिलेशनशिप, उनके बारे में बात। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया, द इंटरेक्शन बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन, स्ट्रेस लेवल्स एंड डाइटरी हैबिट्स अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज स्टूडेंट्स। सोचिए यहाँ पे दो तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल के बारे में बात है, और उनके बारे में अगर आपकी स्टडी है कि बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, उनके स्लीप ड्यूरेशन, उनके स्ट्रेस लेवल
और उनके डाइटरी हैबिट्स, वो क्या खाते हैं पीते हैं, किस तरह का खान पान करते हैं, ये सबसे प्रभावित होता है। अगर आपका इस तरह का एक स्टडी आप लेके चल रहे हैं और इस तरह के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इफेक्ट देखना है आपको, है ना, जब आपको एक इंटरेक्शन इफेक्ट देखना है यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, आप स्टैटिस्टिक्स यूज करके इंटरेक्शन इफेक्ट देख सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा। उसी तरह से आपका एक और देख लीजिए, यहाँ दिया गया इंटरेक्शन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड द टाइप ऑफ सॉइल विल इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे भी देखिए, अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड टाइप ऑफ सॉइल विल इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। देखिए कितनी तरह की बातें हो गई। आपका अमाउंट ऑफ सनलाइट एक वेरिएबल हो गया, टाइप ऑफ सॉइल दूसरा वेरिएबल हो गया, प्लांट ग्रोथ जो है, प्लांट ग्रोथ है उसके साथ प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो जहां पे भी मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और उनको लेके अगर आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा। जहां पे सिंपल दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप या डिफरेंस के बारे में बात हो रही है तो सिंपल हाइपोथेसिस। सो अब हम आगे बढ़ते हुए, अब एक और बेसिक टाइप जिसको कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है, सांख्यिक हाइपोथेसिस की परिकल्पना जिसे बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, जब भी आपका कोई हाइपोथेसिस इस तरह से फ्रेम किया गया है जिसमें स्टैटिस्टिकल टर्म्स को यूज किया गया है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टैटिस्टिकल टर्म में फ्रेम किया गया है। क्योंकि जनरली जब हम हाइपोथेसिस, अभी तक मैंने जितने भी हाइपोथेसिस आपको बताया, इसमें आपको स्टैटिस्टिकल टर्म कुछ नहीं दिख रहा होगा, मैथमेटिकल टर्म नहीं दिख रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें कि आपको स्टैटिस्टिकल टर्म जैसे कि मीन स्कोर आपका लिखा हुआ रहे या कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखा रहे, इस तरह के टर्म्स को यूज करके अगर आपका हाइपोथेसिस बना हुआ है तो इसको एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा। और ये भी एक रिसर्चर, एक नोविस रिसर्चर के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि उस हाइपोथेसिस में वो चीजें लिखी रहती है जिससे कि उसे पता चलता है कि आगे हमें कौन से स्टैटिस्टिक्स यूज करना है। जैसे अगर लिखा रहे, the mean scores of boys are significantly different from the mean score of the girls in mathematics, ऐसे करके अगर लिखा हुआ है, ठीक है, कि the mean score of mathematics of boys are significantly different from mean scores of girls। तो अगर आपका ऐसे करके कोई हाइपोथेसिस लिखा गया है, आप इस हाइपोथेसिस को देखते हुए एक रिसर्चर को लगता है कि अच्छा मीन हमें निकालना है, और मीन को हमें ये देखना है कि मीन में जो डिफरेंस है बॉयज के मीन में और गर्ल्स के मीन में मैथमेटिक्स में जो है, जो मीन निकल के आ रहा है, वो उनको कंपेयर करना है और देखना है कि ये मीन जो है डिफरेंट है कि नहीं, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं। और उससे तुरंत पता चल जाता है दो ग्रुप है तो टी टेस्ट यूज कर लीजिए और देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक तरह से हमें क्लियर कट डायरेक्शन देता है कि हमें कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक हमें यूज करना है, और हम उसको यूज कर लेते हैं और आगे अपने रिसर्च के आउटकम्स को आगे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए, द मीन टेस्ट स्कोर्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आर इक्वल। अगर हमने नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में बनाया है तो हम इक्वल लिखेंगे। और द मीन टेस्ट स्कोर्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आर डिफरेंट, आर नॉट इक्वल। अगर हमने अल्टरनेटिव फॉर्म में बनाया है, हम नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में बना सकते हैं, हम अल्टरनेटिव फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में आप ये सोच लीजिए कि देखिए यहाँ एक स्टैटिस्टिकल टर्म यूज किया गया है ना। तो जब आप स्टैटिस्टिकल, ऐसा भी हो सकता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू इज सिग्निफिकेंट बिटवीन reinforcement एंड अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोफिशिएंट कोरिलेशन का वैल्यू जो निकल रहा है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है बिटवीन reinforcement, जो प्रोत्साहन बच्चों को दिया जाता है, और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। तो ये फिर अगेन एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि हमने एक स्टैटिस्टिकल टर्म यूज करके इसको फ्रेम किया है, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। उसी तरह से अगर आप एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं, है ना, अगर जनरली हम ज्यादातर एक्सप्लोरेटरी स्टडी करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी में हम एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस को बना के आगे बढ़ते
तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप तो एक्सप्लोरेशन के लिए निकले हैं, आप फील्ड में गए हैं, डेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं, आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जिस तरह की डेटा सामने आएगा उसको लेके आप सामने रखेंगे। तो जनरली ये क्या होता है कि आप इस तरह से बताते हैं जिससे कि आप सब चीज को अभी ओपन रखना चाहते हैं, आप ऐसा कोई भी इस तरह की बायसनेस पहले से नहीं लाना देते हैं, चाहते हैं जिससे कि एक्सप्लोरेशन के लिए चांस ना मिले या आप अपने रिसर्च में ज्यादा कुछ कर ना पाए। इसलिए जैसे यहाँ देखिए, आपने एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा गया देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक्ड एंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। और उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, देयर मे बी ए रिलेशनशिप बिटवीन ए पर्सन्स म्यूजिक प्रेफरेंसेस एंड देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, फर्दर रिसर्च इज नीडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं बता रहे हैं कि नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक जो है और किस तरह की कैंसर होगा और क्या कैंसर का क्या प्रोविजन होगा, ये कितने साल का हिस्ट्री होगा या कितने दिनों तक वो कर रहा है, ये सब हम लोग एक्सप्लोरेशन करके निकालेंगे। उसी तरह से दूसरा है कि म्यूजिक म्यूजिक के लिए क्या क्या प्रेफरेंसेस है और किस तरह के म्यूजिक से किस तरह का पर्सनालिटी ट्रेट बाहर निकल के आता है, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। वी आर जस्ट सेइंग दैट देयर इज ए रिलेशनशिप और देयर मे बी रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन म्यूजिकल प्रेफरेंसेस म्यूजिक प्रेफरेंसेस एंड देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो एक्सप्लोरेशन का बात है, आप एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ये एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में इस तरह के हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। दिस स्टडी एम टू डिस्क्राइब द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम सब्सटेंस एडिक्शन। यहाँ देखिए एकदम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है, hypothesis है but it is written in statement totally without any conclusion। कोई कंक्लूजन नहीं, हम आगे क्या करने जा रहे हैं डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो हम इस स्टडी उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव। तो ये आप ये समझ लीजिए कि आपके जिस तरह का रिसर्च है, जिस तरह का रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसके आधार पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, कॉजल हाइपोथेसिस, आपका कोरिलेशनल में कोरिलेशनल हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नाउ द लास्ट वन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन तीन चार हाइपोथेसिस हैं जिनको कि हमें जान लेना जरूरी है, और वो वही हाइपोथेसिस बेसिकली उसी को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। बट फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में स्टैटिस्टिकल टर्म सब यूज होंगे, मीन, मीडियन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इस तरह के टर्म आपको दिखेंगे, परसेंटेज, इस तरह के टर्म दिखेंगे। लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए, इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक होके अगर कोई हाइपोथेसिस बना लेते हैं जिसमें कि हम एक्चुअली जिस तरह से डेटा कलेक्ट किए हैं, जिस सिचुएशन में डेटा कलेक्ट किए हैं, जिस डिवाइस को यूज करके डेटा कलेक्ट किए हैं, वो भी लिखा हुआ हो, तो आपका ये एक तरह से ऑपरेशनल हाइपोथेसिस होगा। जस्ट ट्राई टू सी दिस वन, दिस एग्जांपल। द मीन स्कोर ऑफ क्लास 9 गर्ल्स इन द इंटेलिजेंट टेस्ट ऑफ मंगल, है ना, आपको यहाँ पे टेस्ट का नाम भी बता दिया गया, द मीन स्कोर ऑफ क्लास 9 गर्ल्स। मीन स्कोर मतलब हम, आप कहने का मतलब है कि ऑपरेशनल जो हाइपोथेसिस है, एग्जैक्ट फील्ड में आपने जो भी किया, जो भी आप कर रहे हैं उसके, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि पर्सनैलिटी ऑफ टीचर्स, मेल टीचर्स आर बेटर देन द पर्सनैलिटी ऑफ फीमेल टीचर्स, इस तरह की बातें जो हैं ये अगेन इट इज ए नॉट ए क्लियर कट और डिटरमिनेंटल स्टेटमेंट। ऐसे इस तरह की बातें कह देना और उसको आगे लेके रिसर्च कर लेना बहुत ही व्हाट यू कैन से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगा, और उसको आगे लेके बहुत तरह की जनरलेबिलिटी करने में, उसको जनरलाइज करने में बहुत तरह की बातें आएंगी। लेकिन अगर हम ये बोल देते हैं कि द मीन स्कोर इन द पर्सनालिटी टेस्ट डेवलप बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, किसी जिसके द्वारा आइजेंक का मान लीजिए पर्सनालिटी टेस्ट है, आइजेंक के द्वारा बनाया गया पर्सनालिटी टेस्ट, द मीन टेस्ट स्कोर ऑफ द मेल टीचर्स इन द पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ आइजेंक इज हायर देन द मीन टेस्ट स्कोर इन पर्सनालिटी ऑफ द फीमेल टीचर्स।
तो ये हमने क्या किया, हमने पूरी तरह से किस सिचुएशन में, किस कंटेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में, किस टूल से हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको भी हमने अपने हाइपोथेसिस में लिख दिया अगर, तो वो एक ऑपरेशनल हाइपोथेसिस हो जाएगा। जिस तरह से हम ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करते हैं, आपने रिसर्च किया होगा, एमएड की थीसिस लिखी होगी, या आपने आगे की भी कोई रिसर्च किया होगा, तो आपने अगर जैसे ही आप टाइटल लिखते हैं, आप एक ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन ये बताता है कि आपके स्टडी में उस पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, आप आपके अनुसार आपके रिसर्च में उसका क्या मतलब है। उसी तरह से ऑपरेशनल हाइपोथेसिस जो है, वो एग्जैक्टली क्लियर कट आपने क्या किया मीन के लिए, आपने क्या किया इंटेलिजेंस के लिए, आप उस टेस्ट का नाम लिखते हुए अगर आपने हाइपोथेसिस फ्रेम किया है, तो ये आपका ऑपरेशनल हाइपोथेसिस कहलाए। तो ये कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ, मैंने बहुत सारे हाइपोथेसिस बता दिए हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो इसके तीन बेसिक टाइप होते हैं, जिसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रिसर्च और थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस, जिसमें आप थ्योरेटिकल टर्म में चीजों को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ एक लिखा गया, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंटल फैमिली स्टेटस एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। टोटली लिटरेरी टर्म में लिखा गया है कि पेरेंटल फैमिली स्टेटस का स्टूडेंट परफॉर्मेंस के साथ रिलेशनशिप होता है। दिस इज ये रिसर्च हाइपोथेसिस या थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस होता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब स्टैटिस्टिकल टर्म यूज करके आपने हाइपोथेसिस बनाया है, तो आपका वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाएगा, जिसमें कि आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटाइल हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, इस तरह के टर्म यूज करके उसको स्पेसिफिक करके लिखते हैं, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो गया। एंड देन ऑपरेशनल हाइपोथेसिस है, जैसा मैंने बताया, किस सेटिंग में आपने उस स्टडी को किया है, किस टूल को आपने यूज किया है, वो सारा मेंशन करते हुए अगर आप रिसर्च करते हैं, तो आपका वो स्टडी जो है, वो आपका ऑपरेशनल हाइपोथेसिस होगा। तो इस तरह से हाइपोथेसिस को तीन कैटेगरी में बेसिकली डालते हैं। उसके साथ साथ इसके दो फॉर्म में जिसमें हम रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, एक है नल फॉर्म या एक अल्टरनेटिव फॉर्म। कब नल फॉर्म लेना है, कब अल्टरनेटिव फॉर्म लेना है, ये भी मैंने आपको बताया। जब आपके पास एनाफ एविडेंसेस हो, सो दैट यू कैन गो फॉर अल्टरनेटिव डिसीजन, देन यू शुड गो फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये कभी जरूरी नहीं है कि हम सारे हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ही बनाएंगे। जब आपका लॉजिक बताता है, जब आपका लिटरेचर बताता है, आपके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, तो आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके आगे बढ़ सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दो फॉर्म है, एक आपका डायरेक्शनल है, एक नॉन डायरेक्शनल है। तो ये चार पांच बातें जो मैंने लास्ट में बताया, आपका रिसर्च और क्रिटिकल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और आपके ऑपरेशनल हाइपोथेसिस, और नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल अल्टरनेटिव में डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, ये लास्ट पार्ट जो है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने। इसके बाद जो चीजें हैं वो काफी बेसिक है, जो कि प्रोसेस नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने की आप करते क्या है। तो आप फील्ड में जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको ये देखना है कि फ्लिप मेथड का क्या इफेक्ट होता है बच्चे के साइंस अचीवमेंट में। आप फ्लिप मेथड से पढ़ाएंगे, या आपको एक्टिविटी बेस्ड मेथड से क्या इफेक्ट होता है, आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करेंगे, सर्वे से जाकर डेटा लेके आएंगे, ऑब्जर्वेशन से क्लास डेटा लेके आएंगे। और जैसे ही और डेटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, आप उसको फिर डेटा एनालिसिस करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जो भी स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस आपके पास हैं, आप टी टेस्ट कर सकते हैं, आप और आप इसके लिए कर सकते हैं, आप एनोवा यूज कर सकते हैं, आप काई स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। उसी तरह से रोल इन द साइंटिफिक मेथड, जैसे आप हाइपोथेसिस लेके जब भी आप काम करते हैं, तो ये एक तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस ऐसे ही काम करता है। साइंटिफिक प्रोसेस में भी हम कोई ना कोई डिटेक्टिव नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस में जाके कोई एक साइंस व्हाट यू कैन से, एक साइंटिस्ट जाके किसी भी दो केमिकल को जाके मिक्स कर देगा, ऐसा नहीं होता है।
उसके पास भी कोई एक डिडक्टिव नॉलेज होता है, पहले से कुछ जानकारी होता है, कुछ एजम्पशंस होते हैं, और उस एजम्पशन के ध्यान में रख के ही वो दो केमिकल को मिलाता है, और उसके बाद देखता है कि एक्चुअली वो होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो साइंटिफिक मेथड भी इसी तरह से काम करता है, जिस तरह से हम रिसर्च में या सोशल साइंस के रिसर्च में हाइपोथेसिस एक बनाते हैं, और उस हाइपोथेसिस को डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसका टेस्ट करते हैं, देखिए कितना कितना मतलब सिमिलरिटी है। आपने साइंस में किस तरह से किया, आपके पास कुछ डिडक्टिव नॉलेज था, कुछ एजम्पन्स था, कुछ प्रीवियस नॉलेज था, उसके हिसाब से कुछ एजम्पन आपने बनाया, लैब में गए, लैब में लेके केमिकल लेके आपने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आ सकते हैं कि एकदम जो आपने गेस किया था वो आ गया, उसके उससे अलग भी रिजल्ट आ सकता है, तो उससे भी आप एक नॉलेज फिर क्रिएट करते हैं। इसी तरह से सोशल साइंस में भी आप एक एजम्पशन बनाते हैं, जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद जो भी आंकड़े आपके पास आते हैं उसको आप एक्चुअल जो डिवाइसेस, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस है, आपके डेटा के नेचर के ऊपर, आपके डेटा के किस स्केल्स में आपने उस डेटा को कलेक्ट किया है, वो रेशियो स्केल है, इंटरवल स्केल है, किस स्केल में आपने डेटा लिया है, उसको देखते हुए आप अपना स्टैटिस्टिकल डिवाइस यूज करते हैं, और फिर देखते हैं कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो होल्ड करता है कि नहीं। तो ये उसके बाद आपको कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका हाइपोथेसिस सही है, या उसमें एक्सेप्ट किया जा सकता है, या वो रिजेक्ट हो जाए। तो आप किस तरह से हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं उसमें पहला स्टेप है आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको। आप डिफरेंट डिवाइसेस, आप टूल लेके जाएंगे फील्ड में, डेटा कलेक्ट करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे मैंने बताया, वो टी टेस्ट हो सकता है, वो एनोवा हो सकता है, वो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, जितने जिस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिस तरह का आपके स्टडी का नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आपका जो हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है और आपका जो भी वैल्यू आया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद, वो क्या एक्चुअली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ये सिग्निफिकेंट या एरिया ऑफ रिजेक्शन या डिग्री ऑफ फ्रीडम या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ उसको एक सिंपल आइडिया दे दूँ। तो आप वहां जाके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं कि आपने जो भी बनाया है, जो भी आपका आया है, वो क्या होल्ड करेगा, जो भी वो सिग्निफिकेंट है, या सिर्फ ऐसे ही सैम्पलिंग एरर के कारण आ गया, या जस्ट एक व्हाट इज ट्रिवियल है, जस्ट ऐसे ही दिख रहा है। तो ये आपको सोचने की बात है। उसके बाद आप जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप जाएंगे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव a null hypothesis stating that there is a no significant difference between two groups and an alternative hypothesis suggesting significant difference, you might conduct t-test or an analysis of variance to determine। तो आपको ये कहने की बात है कि आपके पास दो ग्रुप है, या दो से ज्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, और आपको ये देखना है कि इस ग्रुप में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, देन यू कैन गो फॉर टी टेस्ट। टी टेस्ट करें, दो ग्रुप है तो, दो से ज्यादा ग्रुप है तो आप एनोवा करें, और फिर आप ये देखें कि आपका जो भी वैल्यू आया है वो क्या सिग्निफिकेंट है। क्योंकि मैं ये सारा चीज नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको इसको सिंपल आइडिया दे के आज निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस सब जो सिग्निफिकेंस लेवल है या पी का वैल्यू जो है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इसको हाइपोथेसिस एडवांस ऑर्गेनाइजर के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, और जैसे ही आपका एफ वैल्यू मिल जाए, टी रेशियो का वैल्यू मिल जाए, या काई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए, आप ये देखते हैं कि जो भी ऑब्टेन्ड वैल्यू है, या जो भी क्रिटिकल जो भी वैल्यू मिला है, वो क्या क्रिटिकल वैल्यू या कट वैल्यू जो है उसको उसके कंपैरिजन में वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, अगर आपका टी टेस्ट है और एक लार्ज सैंपल है, तो आई थिंक इट इज 1.96, 1.96 अगर आपका आ जाता है टी का वैल्यू, तो वो 0.05 पे सिग्निफिकेंट हो जाता है। और अगर 2.58 आ जाता है तो वो 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो जाता है। 0.05 का मतलब यू आर
you are making the decision with 5% chances of error, और 0.01 का मतलब है you are taking the decision with 1% chance of error. तो आप सोशल साइंस के रिसर्च कर रहे हैं, there are chances of error, but how much what you can say liberty you can take. तो आपका आपका सोशल साइंसेस के रिसर्च जो है 5% एरर के लिए, या 5% मतलब 95% सीओटी के साथ रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है, या 99%, कई किस किस केस में 99% सीओटी के साथ रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है. ये 0.05 0.01 लेवल जो है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ. उसके बाद जैसे ही आपका क्रिटिकल वैल्यू जो है वो, अगर जो आपका ऑप्टेन वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू से हायर हो जाएगा, तो आपका वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. एंड इफ यू हैव मेड ए नल हाइपोथेसिस, देन नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. और उसका मतलब यह है कि आपका जो पी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू जो है वो अल्फा जो है, अल्फा जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि आपका टाइप 1 एरर का, तो उससे दिखाया जाता है अल्फा. वी डिसाइड, है ना, एज ए रिसर्चर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो पी, जो ऑब्टेन पी है ना, क्योंकि इस तरह से बात करके कोई फायदा नहीं है. मैंने इस क्लास में जब बताऊंगा तब आप इसको ज्यादा बेटर समझ पाएंगे. जस्ट मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि आपका जो पी वैल्यू है, जो भी पी वैल्यू आपके 1.96 हो या 2.58 टी, अगर आप टी टेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो आपका पी वैल्यू आएगा वो आपके अल्फा रीजन से लेस है कि नहीं. अल्फा से अगर वो लेस है तो आपका वैल्यू सिग्निफिकेंट हो गया, और आप आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, नल हाइपोथेसिस को, एंड अल्टरनेटिव विल बी होल्ड. तो आज इसको कितना भी मैं बता दूं आप नहीं समझ पाएंगे. नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा तब आपको इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एंड then you can understand this one, this significance level, and this p value, degrees of freedom. ऑलरेडी इस चीज को मैंने मेंशन भी किया है नेक्स्ट क्लास में. मेरा आपका हाइपोथेसिस के बेसिक एलिमेंट्स सब जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, पावर ऑफ टेस्ट है, अल्फा एरर, बीटा बीटा एरर, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सब के बारे में बात होगी. तो जब आप, मैं इसको बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, एंड देन अकॉर्डिंगली वी इंटरप्रेट. उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप ये डिसीजन पहुंचते हैं कि आपका हाइपोथेसिस होल्ड किया या वो रिजेक्ट किया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं. इस तरह से हमारा, उसके बाद हम अपने जो फाइंडिंग है उसको रिपोर्ट करते हैं, और हमारा रिसर्च काम खत्म होता है. तो हाइपोथेसिस जो है एक क्रिटिकल स्टेज है. लेट मी समराइज. हाइपोथेसिस जो है आपका, हमारा रिसर्च का, किसी भी टाइप का रिसर्च, खास करके क्वांटिटेटिव रिसर्च बोले हम, किसी भी रिसर्च का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन खास करके जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, कोरिलेशनल हो, कॉजल कंपैरेटिव हो, आपका एक्सपेरिमेंटल हो, सर्वे हो, आपका एसोसिएटिव स्टडी हो, डेवलपमेंटल स्टडी हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, ये सारे रिसर्च के में हाइपोथेसिस जो है वो हम बनाते हैं. और वो हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है. उसके बाद आपका ये दोनों तो पहले पता होना चाहिए. दूसरा है कि आपको अगर कोई रिसर्च हाइपोथेसिस बोलता है तो उसका मतलब क्या है, जिसमें आप थ्योरेटिकल टर्म में चीजों को लिखते हैं. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलता है अगर, तो उसका मतलब है कि आप स्टैटिस्टिकल टर्म यूज करके लिखते हैं. ऑपरेशनल हाइपोथेसिस अगर कोई बोल रहा है, ऑपरेशनल हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप उस स्टडी में जिस तरह से आपने डेटा कलेक्ट किया है, जिस सेटिंग में डेटा कलेक्ट किया है, उस टर्म्स को यूज करते हुए अगर आपने लिखा है तो ऑपरेशनल हाइपोथेसिस होगा. एंड लास्टली इट कैन बी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल. ये कुछ बेसिक हाइपोथेसिस के टाइप हैं. हाइपोथेसिस आप जैसे बना लेते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके उसके उसके बेसिस पे हम अपने टूल को तैयार करते हैं. टूल को तैयार करने के बाद फील्ड में जाके हम डेटा कलेक्ट करते हैं. मे बी द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, मे बी द रिजल्ट ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन, हमने डेटा कलेक्ट करके लाया. फिर हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस यूज करते हैं. हम टी टेस्ट यूज करें, हम एनोवा यूज करें, हम काई स्क्वायर यूज करें, हम रिग्रेशन एनालिसिस करें, हम फैक्टर एनालिसिस करें.
जिस तरह से भी हम यहाँ जो जिस टाइप का स्टडी है, जिस तरह का नेचर आपके डेटा का है, जिस तरह का ऑब्जेक्टिव आपने बना के रखा है, उसके हिसाब से हम उस टेस्ट को यूज करते हैं। टेस्ट का रिजल्ट जो भी आता है उसमें पी वैल्यू को हम लोग देखते हैं। पी वैल्यू इफ इट इज लेस देन 0.05, देन वी ट्राई टू, इफ इट इज इन नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में है तो 0.05 से, यूनिवर्सल है सोशल साइंस के केस। सोशल साइंस, आई एम नॉट सेइंग दैट 0.05 इज द बेंचमार्क या ट्रेडमार्क इन 0.05 होगा, लेकिन ज्यादातर सोशल साइंस के रिसर्च में 0.05 से अगर लेस है, अगर आपका वैल्यू 0.05 या 0.05 से लेस है टू द वैल्यू, देन यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज देन एक्सेप्टेड, एंड दिस वे वी यूज टू कंक्लूड। इस तरह से हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे आपके रिसर्च हाइपोथेसिस के, आपके रिसर्च शोध परिकल्पना के बारे में कुछ बेसिक्स था। इसका अभी एक पार्ट और हमें बताना है, जिसमें कि जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आप कंप्लीट वे में हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, जैसे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पावर ऑफ टेस्ट, कैसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को घटा सकते हैं, इस तरह की चीजों को हम आसानी से जवाब दे पाएंगे। बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड कि हम पहले हाइपोथेसिस को जाने, हाइपोथेसिस के डिफरेंट फॉर्म को जान लें। तो ये क्लास उसी के ऊपर था। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आपने हाइपोथेसिस को समझा होगा, जाना होगा।